नादरीन आदाब, एशिया टाइम्स की खास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एक्स चेयरमैन डॉक्टर जफर इस्लाम खान साहब मेरे साथ हैं। दूसरे मेहमान मेरे साथ एडवोकेट अबू बकर सब्बाक साहब हैं। हम तीनों लोग इस बात पर आज इस गुफ्तगू करेंगे कि उमर गौतम साहब को जो 3-4 दिन पहले जो गिरफ्तार किया गया है, उस पर जो मीडिया की तरफ से एक तरह से बवाल मचा हुआ है और तमाम तरह से एक तरह से हर तरफ से सन्नाटा भी छाया हुआ अब तक था। आज कुछ लोगों ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिससे शाम होते होते मुझे 2-3 प्रेस रिलीज मिली, जिसमें अंदाज़ा हुआ कि अब कुछ आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। लेकिन सुबह जब मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था, उस वक्त तक कहीं से कोई आवाज़ नहीं थी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। जब से आपकी मैंने प्रेस रिलीज देखी, उसके बाद ही मुझे जहन में आया कि इस पर बात करनी चाहिए। आपने एक बड़ा इल्ज़ाम इसमें ये लगाया है कि लोग सन्नाटा है, लेकिन मैं शाम होते होते जमात इस्लामी की प्रेस रिलीज भी देखा मैंने। जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी की तरफ से भी बात कही गई है। आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरे मामले को? देखिए, जिस वक्त मैंने आज दोपहर को वो तहरीर लिखी है तब तक कुछ भी नहीं था। जी। और मैं बहरहाल गैब से वाकिफ नहीं हूँ। शायद उस तहरीर के बाद से जो कि फ़ौरन ही लोगों ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया, कुछ हरकत आई है। ये हरकत तो पहले आनी चाहिए थी। आज की क्या इंतज़ार है, किस बात का इंतज़ार है? जिस दिन उनको पकड़ा था उसी दिन से होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जब उनको उसके बाद 2 दिन के बाद मैं समझता हूँ कि अदालत में पेश किया गया, तो किसी की तरफ से कोई वकील नहीं था। ये सब बेकार की बातें करते हैं कि वकील का इंतज़ाम कर रहे हैं, कोई वकील नहीं था। बल्कि एक वकील खातून थी, और वो अपनी तरफ से, और कुछ हमारे दोस्त हैं लखनऊ में, उनकी वजह से और मेरी वजह से वहाँ पे गई, वहाँ पे वो। तो ये तो फौरन ही होना चाहिए। ये थोड़ी कि कोई आदमी जो है ना आपसे आके दरखास्त करेगा और हाथ जोड़ेगा, पाँव पकड़ेगा तो आप जाके कुछ करेंगे। ये जैसे ही मीडिया में आए आपको मुतहर्रिक होना चाहिए था, वो नहीं हुए, इसी पर वो लिखा है। बाज़ लोगों को जी। अच्छा नहीं लगा, बाज़ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे यहाँ बेहिसी बहुत ज़्यादा है, और हम समझते हैं कि अरे भाई सैलाब बहुत दूर है, हमारे पास नहीं। सैलाब आ चुका है, सैलाब हर घर में आ चुका है। अभी कितना पानी चाहिए? क्या सर तक पानी चाहिए? आ चुका है। जी। किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है, किसी के यहाँ रेड हो सकती है, कोई भी गिरफ्तार हो सकता है, किसी पर एनएसए, किसी पे यूएपीए, किसी पे सेडिशन लग सकता है। सही बारे में अगर हो तो कोई बात नहीं है। अगर वाकई यूपीए किसी आदमी ने दहशतगर्दी का कोई काम किया है और यूपीए लगे, तो हम थोड़ी कभी इनकार करेंगे। बिल्कुल जी। कीजिए। किसी आदमी ने वाकई सेडिशन किया है फिर लगे, फिर भी ठीक है। किसी आदमी ने वाकई मुल्क की सलामती को खतरे में डाला तो आप एनएसए लगाइए। लेकिन बिला वजह किसी को भी पकड़ के, किसी भी वजह से, एक छोटा सा बेचारा जर्नलिस्ट आता है केरला से, उसको आप 1 साल से बैठाए हुए हैं अपने यहाँ में। ये कोई बात है? कोई ये कोई तरीका है कोई? ये ऐसे ही किसी को भी घर तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं। जो हरकतें हो रही हैं, ये इसके खिलाफ अगर हम आज नहीं बोलेंगे, बोलने का मतलब एक तो ये कि अलग अलग प्रेस रिलीज बेकार की काम है। इनको एक जी। मुश्तरका बयान देना चाहिए सबको मिल करके, और उसके बाद उसको फॉलो करना चाहिए। उसको लेकर के वजीर आजम के पास जाएं, जो होम मिनिस्टर, उसके पास जाएं, भाई ये क्या हो रहा है ये। और वो काफी नहीं है, बल्कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप, कौन मना कर सकता है आपको? सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती है तो चलिए आप कह सकते हैं भाई हमारी बात नहीं गई। लेकिन अच्छे वकील के साथ जाइए, ताकि आपकी जो जो बात है अच्छी तरीके से रखी जाए, आपका जो ड्राफ्ट हो वहां पेश हो, वो ठीक से अच्छा हुआ हो। उसके बाद ही कोई बहुत ही मामूली सा वकील खड़ा कर देंगे आप, तो क्या होगा? वो सुनेगा भी नहीं। जी। तो जी। जज तो ऐसे लोगों को सुनता है जिनको पता है, जिनकी शोहरत है उसकी। तो जी। ये सब हमारा फर्ज है। ये फर्ज किफाया है। ये थोड़ी कि कोई इंसान कर रहे हैं, बल्कि ये सबकी तरफ से ये काम है। खास तरीके से उन लोगों की जिम्मेदारी है जो अपने आप को यानी चौधरी बनाए हुए हैं। चौधरी लफ्ज मुमकिन किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन ये कि जी। सदर जी। बनाए जी। और आपने जनरल आपने डॉक्टर सेक्रेटरी साहब बड़े बनाए हुए हैं, सख्त फलां अल्फाज बनाए इस्तेमाल हुए हैं, किए थे। और ऑल इंडिया बोलते हैं अपने आप को, फला फला हम्म। बोलते हैं आपको। इनका इनका फर्ज है कि ये करें, नहीं तो हट जाए वहां से। कोई दूसरे लोग आएंगे, वो काम करेंगे वो। तो जी। ये जो यानी गौतम साहब का मामला है, भाई अगर उन्होंने कोई जबरदस्ती की है तो आप तहकीकात कराइए। लेकिन कुछ भी जी। तहकीकात करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, एक जगह पे नाम आता है कहीं पे जो है किसी मसूरी के अंदर, और फौरन जो है एटीएस पहुंच जाती है। एटीएस कोई मामूली चीज तो नहीं है। एटीएस इसलिए नहीं बनाई गई है कि आपका जो है जी। थाने का जो है ना सिपाही पहुंच जाता है उस तरह से।
तो पूरी इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद अगर मालूम हो तो भाई सजा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उस जी आदमी ने कोई ऐसा काम नहीं किया और ऐसी बड़ी बड़ी बात शुरू कर दिया। तो जब ये बेकार बातें करते हैं तो फिर लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई ये बकवास मत करो, ऐसी बातें मत करो। इससे पहले भी ये कितने हजारों हमारे बच्चों को तो 1993 से इन्होंने गिरफ्तार करना शुरू किया। अभी सब्बाक साहब अच्छी तरह सब जानते हैं ये। जी जी। और उसमें से कितने लोग छूटे हैं, मैं समझता हूं कि शायद 500-600 छूटे होंगे, शायद उससे भी ज्यादा जी लोग छूटे होंगे। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ये था वो था, वहां से पैसा आ रहा था, वहां से ये हो रहा था, यहाँ से ट्रेनिंग हो रही थी, वहां भी ये कर रहे थे, मालूम हुआ बिल्कुल झूठ। तो जी ये जी बिला वजह की कहानियां बनाते हैं, इसलिए कि इनके जो मास्टर, इनके जो सियासी जो जो इनके मास्टर हैं, वो उनसे कहते हैं कि ऐसा करो, माहौल पैदा करो। इस वक्त यूपी के अंदर माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि अगला इलेक्शन है उसमें, इसलिए कि ये नाकाम हो चुके हैं, हर तरह से नाकाम है, हर सियासी जो है लेवल के ऊपर नाकाम है, माशी तौर से नाकाम है। कोरोना का इतना बड़ा मसला था, दुनिया के हर मुल्क ने उसको जूझ लिया, एक छोटे से भूटान ने भी जूझ लिया उसको, और उसके ऊपर फतह पा ली। और यहाँ पर जो है पूरे जो है लाशों के ढेर लग गए। आज मैंने खबर पढ़ी, बड़ी अफसोस की बात है, वो आरटीआई की बुनियाद पे है कि जो आंकड़े जो है यूपी में दिए गए हैं उससे 46 गुना ज्यादा हकीकत में लोग मरे हैं। ये क्या हो रहा है? दुनिया भर ने कह दिया कि जो हिंदुस्तान जो आंकड़े दे रहा है उससे कुछ नहीं तो 10 गुना है, वो अमूमन 20 गुना कहते हैं लोग मरे हैं। तो आप झूठ बोल करके कब तक छुपाएंगे इसको? झूठ जी, जो है बिल्कुल सही कहा गंगा में डॉक्टर साहब जब। ने। जी, जी जी। जी, डॉक्टर साहब मैं अबू बकर सब्बाग साहब से जी बात करता हूँ। सब्बाग साहब, मुझे आप बताइए कि ये जो जितनी धाराएँ डॉक्टर साहब पे लगाई गई हैं उमर गौतम साहब पर, ये धाराएँ कितने दिनों तक के लिए टिक सकेंगी कोर्ट में? और ये उन्हें किस तरह से लोग फँसाने की किस लेवल की कोशिश की गई है? देख, सवाल इसका नहीं है कि धाराओं में क्या दम है। जी। सबसे बड़ा जो मसला है, ये जो चैलेंज है, वो हमारा पूरा जो जुडिशियल सिस्टम का जो प्रोसीजर है, और इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है कि आगे चल के मुकदमे में बरी होगा या में सजा होगी। जी। अब तक हमारे पास जो है, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बहुत से लोग जो है वहां पर जो है हमारे अदालतों से, जिला अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की अदालतों से वो बाइज्जत बरी हुए, और बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे फ्लैग कि इनको किस तरह से जानबूझ के फंसाया गया है, इनको किस तरह से जानबूझ के गलत सबूत जमा करके फंसाया गया है। जी। लेकिन उसके बावजूद ये जो सिलसिला है, इसको देखिए बाद में क्या होगा ये तो उमर गौतम साहब या उन जैसे जो मुलजिमीन है वो समझेंगे। लेकिन जी। अभी जो उसका फायदा है इमीडिएटली, वो जो सरकार है या जो इस तरह की जो फिरका वाराना जहनियत रखने वाली जो सियासी या समाजी जो या मजहबी जो पार्टियां हैं, तरीके हैं, वो तो उसका फायदा उठा लेती हैं। जी, जी। अब जब तक जो है वो मीडिया के ऊपर कोई जो है वो बंदिश ना लगे, जब तक उनकी के ऊपर कुछ जो है वो अखलाकी जो है वो रिस्क ना हो, उस वक्त तक मीडिया जो है वो ऐसे ही जो है वो बोलती रहेगी, बिल्कुल आवारा हो करके, उसके ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी। सबसे सवाल है वो यही है, क्या मीडिया ट्रायल इस तरह के, देखिए हमारे पास बहुत से केसेस हैं, बहुत से मुकदमात हैं अच्छा, जिसमें इस अच्छा तरह मुझे ये के बताइए कि सारे जो जी, जी, जो मीडिया ट्रायल जिस तरह से इस कि वक़्त हो रहा है, ये पहली आईएसआई बार का नहीं जो है। है वो आईएसआई के, हाँ हाँ हाँ, पहली बार नहीं है, ये बार बार ऐसा हुआ है। बहुत से मुकदमात हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ये इस तरह के या इससे ज्यादा इल्जामात लगे। अभी रिसेंटली कोरोना पीरियड में भी अगर देखा जाए तो जो ये मरकज तबलीगी जमात का हजरत निजामुद्दीन का जो पूरा मामला हुआ, उसमें किस तरह के इल्जामात या किस तरह का पूरा माहौल बनाया गया, और हुकूमत जी। की जो पूरी मुकम्मल नाकामियां थी, उस पूरी नाकामियों पर पर्दा डालने की तरह से मीडिया ने उनका सपोर्ट किया। जब तक इन सारी चीजों का जो है वो सही से तफ्तीश नहीं हो, इंक्वायरी ना हो कि भाई हुकूमत से मीडिया को क्या मिल रहा है और मीडिया की इन सारी चीजों के पीछे कौन लोग हैं, ये तो एक जी। पूरी है कि पोल को पूरी तरह से बदल दिया जाए, हुकूमत की पूरी तमाम नाकामियों को
पूरी तरह से जो है उनके ऊपर पर्दा डाल के आवाम का पूरा पूरा जहन जो है वो दूसरी तरफ लगा दिया जाए। अब इस वक्त पूरे यूपी में या हिंदुओं में एक ये फीलिंग है कि मुसलमान जो है वो हजारों की तादाद में जो है वो कन्वर्ट कराए जा रहे हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसका साथ दे रही है। अब 5 साल के बाद 10 साल के बाद उसमें क्या फैसला आता है, उसमें क्या सबूत। अब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था इनके एटीएस के चीफ प्रमुख के, उसमें भी कहीं पर भी अभी ये कि सैकड़ों लड़कियों को जो है मजहब तब्दील शादी करवा दी, लेकिन एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसने इनके पास शिकायत की हो या जिसके स्टेटमेंट इनके पास हो। इनका कहना है कि 1000 से ज्यादा लोगों का जो है वो कन्वर्जन कराया, लेकिन सिवाय कानपुर के एक फैमिली के जिनका कहना है कि हमारा बच्चा जो है वो मजहब कबूल कर चुका है, इस्लाम, वो नमाज पढ़ता है और उसने नाम बदल लिया है और नाम बदल के वो दोबारा अपने मजहब में जाने को तैयार नहीं है, तो वो बालिग है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नाबालिग बच्चों को जो है या किसी जो है कंप्लेंट हो, किसी इल्जाम की बुनियाद पर होनी चाहिए, कोई कंक्रीट रीजन हो। पूरे मीडिया का जो है वो हो गया, एटीएम इन्वॉल्व कर दिया, आईएसआई को लोग उसमें आ गए, हिंदुओं के जो है पूरे जज्बात भड़का दिए गए। ये 153A के जो मुकदमात हैं वो तो इन पुलिस ऑफिसर और इनके पीछे जो सियासी ताकतें हैं उनके ऊपर लगना चाहिए। जी, 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 बेहतर है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल आप देख रहे हैं और पहले से भी होता रहा है, मीडिया ट्रायल का भी कोई मतलब इसे कंट्रोल करने का, इसको काउंटर करने का कोई तरीका है क्या? हर बार ये होता है और हमेशा नहीं, होता रहा, बिल्कुल तरीका है, लेकिन हम लोग संजीदा नहीं है ना। बिल्कुल तरीका है। देखिए, आज ही की खबर है कि टाइम्स नाउ ने मुस्तकिल बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्टरों के बारे में मुस्तकिल जो है बकवास की काफी दिन तक। उन लोगों ने मिल करके, मेरा ख्याल है कि 20-25 जो है एसोसिएशन जो उनके अलग अलग हैं, उन्होंने मिल करके इनके खिलाफ वहां की हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसका फैसला मेरा ख्याल कल आया, आज की खबर है ये, कल आया है कि अब जो है टाइम नाउ बिल्कुल खामोश है। उसने वादा कर लिया है लिख करके कि अब हम जो है कोई इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो आप कीजिए ना, कोई भी करे। मैं अपने आप को आपको नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो लोग चौधरी बने हुए हैं उनका ये फर्ज है कि इस किस्म के हालात जब होते हैं उसके खिलाफ मुकदमा करें। मुकदमा करने में खर्च होता है, ये मालूम है। तो भाई किस लिए आप इतना बड़ा बड़ा बजट बनाते हैं और इतने इतने लोगों से पैसे जमा करते हैं इसी काम के लिए? तो ये काम अगर हो जाए, 15-20 इस किस्म केस अगर साल में हो जाए तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। इनको मालूम हो जाएगा क्या है। उसमें जुर्माना भी होता है उसके अंदर, उसमें उनको जो है ना, उनको वहां पे अपने टिकर के ऊपर लगाना ही पड़ता है और उसको वो फलां वक्त के अंदर वहां पे जाकर के माफी भी मांगनी पड़ती है, अदालत में भी लिख के देनी पड़ती है, इनको भी लिख के देना पड़ता है। तो कीजिए तो ऐसा। अभी जो है लंदन में ऐसा हुआ चंद दिन पहले कि वहां पर जो है वहां की एक चैरिटी है, मुसलमानों की चैरिटी, उसका अल खैर फाउंडेशन है, उसके खिलाफ उन्होंने छाप दिया कि साहब ये तो आईएसआई की मदद करते हैं। ये टाइम्स, लंदन टाइम्स ने, इंडिया वाले लंदन टाइम्स ने छाप दिया। वो कोर्ट में गए और अभी चंद दिन पहले की खबर है कि उनको 50,000 पाउंड जुर्माना हुआ है उसके ऊपर, और वो जुर्माना इनको दिया गया है, उस चैरिटी को दिया गया है। तो कीजिए ना, वो लोग जाएं। और भाई गवर्नमेंट, हम समझते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट जो है जाकर या तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना स्टेट गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी इसमें। उनका तो हो जाता है जब उनके, तो बल्कि इस वक्त तो ट्विटर के खिलाफ पड़े हुए हैं, इस वक्त फेसबुक के खिलाफ पड़े हुए हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे, ये काम आपको करना है। आपको तकलीफ हो रही है, आप जाइए। आपका मतलब ये कि जो हमारे जो चौधरी लोग हैं, जो जो सदर बने हुए हैं और जो जो चीफ सेक्रेटरी, मान ली कौन कौन जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, मान ली क्या क्या बने हुए हैं, वो जाए ना। वो इनका ये फर्ज है। ये वहां पे बैठे किस लिए आप? इसलिए इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप जो है इनके मफाद की, जिनके नाम पे आपने तंजीमें बना रखी हैं, उनके लिए आप जाइए। ये बहुत बड़ा काम है इस वक्त है। इस वक्त मुमकिन है कि 50 साल के बाद कुछ और वाकया हो जाएगा, किसी और तरीके से काम करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो है चैनलों का मुंह बंद करना बिल्कुल जरूरी है। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि आप उनके खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और अच्छी तरह से उसकी वकालत कीजिए। देखिए उनका नाटका बंद हो जाएगा, फिर आपके बारे में बात नहीं करेंगे वो। लेकिन कोई नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने किया है, मुझे मालूम है, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन वो उनके अपनी तंजीम के बारे में या उनके फर्द के बारे में ठीक है। लेकिन ये एक उमूमी मसले के तौर से, जिस तरह से देखिए
तबलीगी जमात के बारे में हुआ था। तबलीगी जमात के बारे में मेरा जाती तजुर्बा है कि तबलीगी जमात के लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते। माफ कीजिएगा, मैं उस वक्त कमीशन में था, मैं बार मैंने थक गया, मैं उन लोगों को फोन कर करके कि भाई आप जो है, मैं मुकदमा करने का मैंने इंतजाम करा दिया था, एक बड़े वकील से मैंने बाकायदा बनवा भी दिया था, पूरी उन्होंने मुकर दी थी। वो कह रहे थे भाई मुझे एक आदमी दीजिए जो कि उन लोगों का रिश्तेदार हो, जो जिन लोगों का पकड़ा गया है, जो क्वारंटीन के अंदर है। वो कोई तैयार नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, मेरे पास सब दलील है और कोई चाहे तो मैं उसको दिखा दूंगा, क्योंकि साहब नहीं, मशवरा हो रहा है साहब, मशवरा हो रहा है, वो मशवरा कभी खत्म ही नहीं हुआ। जो क्वारंटाइन में 7 दिन रखा जाता था, फिर 14 दिन हो गया, इन लोगों को 52 दिन के बाद छोड़ा गया। इसके बाद तो हम लोग खुद ही पीछे हटते हैं, खुद ही आगे नहीं आते हैं। एक आदमी जो है फ्री में कर रहा है, एक वकील फ्री में कर रहा है, या हम देते उसको पता जो भी होता, लेकिन वो लोग भी देने को तैयार नहीं जिनको इसका फायदा मिलता। तो हम लोग आगे आए, तो हमारी तंजीमें आए, हमारे लोग आए, जरा सा, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी घबराया हुआ, क्या हो जाएगा? अरे भाई वही होगा जो कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, जो तुम्हारे लिए मुकद्दर है। वो अगर अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है कि तुमको तकलीफ नहीं होगी तो नहीं हो गया, होगी तो होगी, तो फिर लड़ो ना उसके लिए। हम लोग हर आदमी जो है अपने अपने कमरे में बैठा हुआ है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है और तो मुझे इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। ये एक सोच है। आपने जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। जो अब तक मैंने आपकी प्रेस रिलीज देखी है, मुख्तलिफ मौकों पर आप करते रहे हैं, लेकिन आज की जो प्रेस रिलीज थी उसमें जैसे कि आपने बार बार लफ्ज इस्तेमाल किया, चौधरी का इस्तेमाल किया, और भी बड़े सख्त अल्फाज हैं। यहाँ तक इतने सख्त अल्फाज तक आने की आज आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? इतना ज्यादा सख्त अल्फाज? जरूरत इसलिए कि बड़ा ही अफसोस होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, मुझे बताइए। यानी मैं तो किसी तंजीम का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर कुछ लोग कर रहे होते तो बड़ी खुशी की बात होती, फिर कोई मसला ही नहीं होता। ये तो फर्ज किफाया वाली बात है, एक कर दे तभी काफी है, लेकिन एक न करे तो सब मुल्जिम हो जाते हैं। जो फर्ज किफाया का मसला यही होता है कि उसमें अगर पूरी बस्ती में, पूरे मुल्क में एक भी कर दे, काम हो जाए तो ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, शाम को मुझे प्रेस रिलीज मिली है, डॉक्टर साहब शाम को जो मुझे प्रेस रिलीज मिली है, नहीं वो प्रेस रिलीज नहीं, वो मजमून है, वो प्रेस रिलीज नहीं है, वो मजमून है, वो छोटा सा मजमून है। नहीं वो आपकी बात नहीं कर रहा हूं। हुई। हाँ। वो आपके बात आप वाला नहीं, एक प्रेस रिलीज मुझे एक संगठन से मिली है, जब मुस्लिम तंजीम से, जिन्होंने इनके मुकदमे को लड़ने की बात कही कि हम मुकदमा लड़ेंगे। अभी शाम को जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें उन्होंने देखा, मैंने उसको देखा, कही है। उसके साथ साथ तकरीबन मैं देख पा रहा था कि जो आपने जिन जुमलों का इस्तेमाल किया है, लगभग उसी लाइन पर सबने कंडेम किया है, सारी बातें हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि अब आपकी तहरीक के बाद और लोग भी आगे आए हैं, और कुछ मेरा ख्याल बहुत ही अच्छी बात है। उसका मकसद ही यही था, मेरे लिखने का, जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का मकसद ही यही था कि भाई कुछ करो। मतलब ये दरखास्त थी उनसे, इल्तिजा थी कि भाई कुछ कीजिए, बहुत ज्यादा हो गया, अभी और होने वाला है। मतलब ये तो शुरुआत है, समझ लीजिए। अभी इलेक्शन आते आते, इसलिए कि ये लोग जान रहे हैं हारेंगे, तो हारने के लिए इनके पास नफरत के अलावा कुछ है ही नहीं। हर तरह से नाकाम हो गए, माशी तरीके से नाकाम हो गए, कोरोना के सिलसिले में नाकाम हो गए, फॉरेन पॉलिसी के नाकाम हो गए, चाइना के सामने नाकाम हो गए। मतलब कुछ भी इन्होंने, कोई ब्लैक मनी ला के नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं। आज जो है किसान बैठे हुए हैं, तकरीबन 1 साल हो जाएगा, और कुछ भी काम जो है कोई हल हो इंडिया करने वाला नहीं। बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। तो जुमले वाली सरकार है, तो ये जुमले वाली सरकार समझती है कि जुमले का जमाना तो खत्म हो गया, अब हिंदुस्तान के लोगों को मालूम हो गया कि इनकी हकीकत क्या है, तो फिर नफरत इनके पास है। लेकिन नफरत एक ऐसी चीज है जिसमें एक आदमी अंधा हो जाता है। अगर आप जो है मुझमें, मेरे अंदर नफरत डाल दिए किसी के खिलाफ, फिर मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा नहीं, कुछ सोचूंगा नहीं। तो ये समझते हैं कि नफरत डाल दो और लोग हमको वोट दे देंगे। तो इसके लिए ये तैयारी हो रही है। अब आप अगर कहें कि साहब 3000 लोगों को जो उन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया, पहली बात तो जबरदस्ती कौन आज कर सकता है। तीसरी बात है कि 3000 करने के लिए जो वसाइल चाहिए किसके पास मौजूद है? क्या उमर गौतम सभा के बताओ के पास मौजूद है? सवाल नहीं पैदा होता। मैं नहीं समझता, बल्कि किसी के पास नहीं है कि 3000 कन्वर्ट करे। कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको आप कुछ जगह दिलाएंगे, उसको कुछ उसकी मदद करेंगे, वो कहाँ किसी के पास है? फिर अगर कोई होता है तो हो वही कन्वर्ट जो है, हिंदू मुसलमान भी हिंदू होते हैं, मुसलमान भी जो है क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन मुसलमान होते हैं, सभी हो रहा है। उस मुल्क में आजादी है, हर आदमी को आजादी है कि आप जो है आर्टिकल 25 के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई मजहब अख्तियार करे या कुछ भी ना करे। भाई कल कोई आदमी कहता है कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता हूं, तब भी जो है यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सपोर्ट करता है कि भाई ये उसका हक है उसका।
तो अगर डॉक्टर किसी लोगों ने साहब जी, बदला है तो उसको इतना बड़ा इल्जाम और उसके ऊपर एनएसए डालना, ये सब उसी नफरत की पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि किस तरह से मुल्क के अंदर एक माहौल पैदा करो, पोलराइजेशन करो और लोगों को वोट दो, इसलिए कि बाकी हर मामले में हर चीज में नाकाम हो चुके हैं। डॉक्टर साहब आपने मुस्लिम मजलिस मुशावरत की भी क़यादत की है और आप एक्स माइनॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन के, और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां आपके सामने रही हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल को बहुत करीब से, मिली गरज के हवाले से जब मैं देख पा रहा था कि बहुत करीब से आप देख रहे थे, आवाम तक और सरकारों तक और दुनिया तक ला रहे थे। इस पूरे मामले में आपने जिस तरह से लिखा है और जिस परेशानी का इजहार किया है वो सबके सामने हम सब देख पा रहे हैं। क्या इसको कोई इनिशिएटिव लेकर के आप कोई कोऑर्डिनेशन इस पूरे मामले को लेकर के कुछ करने का इरादा रखते हैं कि इन तमाम तंजीमों के साथ, जैसा कि आपको शाम तक चीज़ें आ गई हैं, तो और उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें और मोटिवेट और एक्टिवेट करने के लिए कुछ प्लान रखते हैं क्या आप नहीं इस भाई, मामले मेरे पास कोई प्लान नहीं है। मैं ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने जाता। मैं दूसरे बहुत से काम में लगा हुआ हूँ, अल्लाह पाक मेरी मदद करेंगे वो काम मैं कर लूँ। तो ये काम तो मैंने छोड़ दिया है, इसलिए कि यानी मेरी तबीयत जो है उस तरफ माइल नहीं होती है। लोग जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो करें, अगर उनके बस के नहीं है तो रास्ता दें, और लोग भी आएंगे वो करेंगे, लेकिन मेरी जाती तौर से कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। जी। सब्बाक साहब, मैं आपकी तरफ लौटता हूँ कि इस तरह का जो मामला होता है, आप लगातार कई तरह इस तरह के केसेस देखते रहे हैं जिसमें गिरफ्तारियां हुई, लोग जेल में गए, 10 साल के बाद दोबारा छूट कर आए हैं। इस तरह के जो मामलात हैं, उसको जो परसू करने वाली तंजीमें हैं, उनकी तरफ से किस तरह की जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, और अभी इस मामले में आपको कोई कहीं से कोई कोई ऑफ़र या किसी ने कोई कॉन्टैक्ट किया इस तरह के मामले को देखने के लिए? ख़ास तौर से गौतम साहब के मामले को? नहीं देखिए, इस तरह के मामलात में जहाँ पर ख़ास तौर से जो है वो एटीएस या स्पेशल सेल या एनआईए वगैरह का मामला होता है, तो तकरीबन सभी तंजीमों ने, और सभी तंजीमें क्या, अगर कानूनी मदद की बात करें तो थोड़ी बहुत जो भी मदद होती है वो सिर्फ जमीयत की ही तरफ से होती है इंडिविजुअल केसेस में। तो अच्छा। जमीयत का इसमें या जो दीगर जो तंजीमें हैं उनका भी यही है कि अगर उनको मुतासिर या मुतासिरीन की फैमिली की तरफ से अगर खत जी। लिखकर मांगी जाती है रिटर्न में, हमारा जो मतलब जो एक मुल्जिम है, हमारा जो फैमिली मेंबर या वो बताते खुद वो बेगुनाह है और उसको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जमीयत की तरफ से या दीगर किसी भी तंजीम की तरफ से कानूनी मदद चाहिए, और मदद की शर्त ये चाहिए कि हमारा वकील है और उसकी फीस चाहिए या फिर हमको वकील चाहिए। तो ये चूंकि उन्होंने अपना एक मैनेज बना रखा है, तो उसमें जो है वो ये प्रोसेस है। जमीयत की तरफ से प्रेस रिलीज भी आई है और बात भी आई है, तो देखते हैं उसमें आगे क्या अच्छा, ये सारी जो चीजें होती हैं। एक चीज़ ये है कि जो लोग इसमें फँसाए जाते हैं, मुलज़िम करार पाए जाते हैं, उनके फैमिली जो मुकदमात को देखने के लिए आगे आती है, तो आप लोगों को दुश्वारी किस बात की आती है? क्या दुश्वारी आती है कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर से जब गवाहों की बात होती है या इस तरह के मामलात कोर्ट में जाने की बात होती है, तो किस तरह के मुझे जहाँ तक अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे मामलात में जो मुल्ज़िमीन होते हैं, पहले आगे आते हैं, बाद में पीछे हो जाते हैं। वो खौफ और तमाम तरह की चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। क्या मामला होता है? देखिए, जो खौफ की और वो सारी चीजें थी वो तो काफी पहले थी। पिछले 10 साल में उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा उसमें कमी आई है, माहौल बहुत ज्यादा तब्दील हुआ है। अभी जो सबसे ज्यादा जो मतलब हकीकत की अगर मैं बात करूं तो हकीकत ये है कि ये चाहे एजेंसीज हो या ये स्पेशल कानून हो या इस तरह के जो केसेस हों, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल नेचर के होते हैं और उसका पॉलिटिकल फायदा के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस केस में भी अभी तक जितनी भी चीजें सामने आई हैं, केस में किसी तरह की भी कोई मजबूती नहीं है या कोई ऐसा क्राइम बन के या ऑफेंस हमारे सामने अभी तक जो है वो नहीं आ रहा है। लेकिन इससे जो सामने वाला मकसद है वो मकसद वो पूरा कर लेंगे। लेकिन इस तरह के जो गुज़िश्ता माजी में भी जो केसेस हुए हैं, ना तो हम उनसे कुछ सीख सके हैं और ना ही इस केस से हम सीखेंगे। देखिए, वो जो ताकतें हैं, फिरका परस्त ताकतें, वो बेगुनाहों को अपनी सियासी फायदे के लिए वो जब चाहते
हैं, जिस इशू को चाहते हैं वो पूरी तरह से कम्युनलाइज कर देते हैं। लेकिन कहीं पर भी कम्युनिटी के लेवल पर फैमिली के साथ या उस विक्टिम के साथ या सिस्टम के रिफॉर्म की कोई भी मोमेंट अभी तक न शुरू हुई है न वो दिखाई देती है। जब तक पुलिस की, अदलिया की जवाबदेही नहीं तय होगी, जब तक सरकार की अपनी जिम्मेदारी तय ना होगी, जब तक जो है वो रिहेबिलिटेशन का या कंपनसेशन की कोई स्कीम नहीं तैयार होगी, उस वक्त तक ये आए दिन सामने मामले होते रहेंगे कि हाँ वो गिरफ्तार हो गए, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20-20, 25-25 के बाद वो बेगुनाह जो है वो बरी हो गए। लेकिन वो जो 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का जो पूरा पीरियड है, उसके लिए अभी तक क्या स्ट्रेटेजी है या उसके लिए कंपनसेशन या उसके लिए क्या पॉलिसी है? ना तो कम्युनिटी के पास है, ना गवर्नमेंट के पास है, ना इन सरकारों की कोई जवाबदेही है। तो इस तरह के सख्त कानून बनाकर केसेस को डिले करना, मैंने खुद कहा कि यहाँ पर पनिशमेंट ने जो है वो प्रोसीजर ही पनिशमेंट है। दिल्ली जो है हमारा कैपिटल है, वहां जो है ये राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो हमारी स्पेशल कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट में, 10 साल से एनआईए के, यूएपीए के केसेस में जो है वो चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, 250, 300, 400, बल्कि अब तो बहुत से केसेस में 700-600 विटनेस की लिस्ट है लंबी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सारी चीजें जो है ऐसे ही जिसकी ना कोई हद है, ना कोई जो है उसकी कोई लिमिट है, आप जो है वो जेल के अंदर इस तरह के सीरियस एलिगेशन लगा के जो है वो जेल में बंद कर दें, उसके बाद है वो अंदर सड़ते रहें? डॉक्टर साहब मुझे 20 साल के बाद या 10 साल के बाद वापस भी आते हैं तो हमने क्या सीखा उसमें? जी, और इस केस में भी मैं आपको जो है कह रहा हूं, इस केस में भी यही हाल है। लेकिन सवाल यह है कि जो सिस्टम जो पूरा करप्ट हुआ है या जो डिले का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसका क्या हमारे पास, क्या उसके लिए हमारे पास? जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। सब्बाक साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत लगातार 20 साल 30 साल से मामला चल रहा है और एक बंदे को पकड़ा जाता है, 10 साल 15 साल जेल में जाता है, छूट करके आता है। तो हमारे पास कोई इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है कि उन लोगों को, जो लोग बेवजह पकड़ लेते हैं, जो एजेंसियां पकड़ लेती हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उन पर कोई वो नहीं लगता, रोका नहीं जा सकता। तो हमने हमारी कम्युनिटी में कुछ सीखा नहीं, बता रहे हैं कि कोई हमने सीखा नहीं। तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या मानते हैं? जबकि आप चेयरमैन रहे, आप बता रहे थे एक मरतबा मुझे, अभी सुबह ही मेरी बात हो रही थी कि दूसरी कम्युनिटीज के साथ जब कोई नाइंसाफी होती है तो वो लगातार उस वक्त तक लगी रहती है जब तक उसे इंसाफ मिल न जाए। आपका क्या एक्सपीरियंस है? डॉक्टर साहब, ये जो वाकयात शुरू हुए हैं, दहशतगर्दी के नाम पे गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, ये 1993 से शुरू हुई हैं, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है। उसके फौरन ही बाद, अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि नज़रतुल उलमा पे हमला हुआ था, दारुल उलूम देवबंद पर हमला हुआ था, वहां से बच्चों को पकड़ के ले गए थे। ये वहां से शुरुआत हुई थी 1993 में, और 2006 तक हम लोगों ने बहैसियत कम्युनिटी, बहैसियत एक समाज के कुछ भी इसके बारे में नहीं किया, खामोश, आंख बंद कर ली जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। 2006 में फिर कॉन्फ्रेंसें होना शुरू की कि साहब इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता। अरे भाई, ये आप किसको सिखा रहे हैं? मालूम है, दुनिया को मालूम है, हमको मालूम, सबको मालूम है दहशतगर्दी नहीं सिखाता। उसके बाद ये कई साल तो यही कॉन्फ्रेंसें चली, इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता। तो हमने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि पहले दिन से, जिस दिन नज़रतुल उलमा पे हमला हुआ था बच्चों पर, जिस दिन दारुल उलूम देवबंद के बच्चों पर हमला हुआ था, 93 की बात है ये, उसी वक्त से आपको फौरन जो है अपनी लीगल टीम बनानी चाहिए थी, मुकदमा करना चाहिए था। और वो मुकदमा वहीं खत्म नहीं होता कि उनको बरी करते, बल्कि जिन लोगों ने फंसाया उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए था, उन एजेंसियों के खिलाफ होना चाहिए। मुमकिन है हार जाते, कोई बात नहीं थी, करते तो आज तक तो मैंने नहीं सुना कि उस ये जो तरह तरह के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, फला स्पेशलिस्ट हैं, ये एटीएस है, वो एटीएस है, ये सब किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं कोई करता। तो जब तक आप इन बदमाशों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल नहीं पहुंचाएंगे, इनकी वर्दियां नहीं उतरवाएंगे, इन पे सजाएं नहीं करेंगे, और ये आदमी जो 20 साल 30 साल जो है जेल में रह के आता है, उसको मुआवजा नहीं दिलवाएंगे। आज तक न किसी को माफी हुई है, मैंने लिख करके माफी नहीं दी गई है कि हमसे गलती हो गई थी,
और आज तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया सिवाय एक केस के। हैदराबाद में जो पकड़ा था उनको 30-30 हजार रुपए दिया था और उसके बावजूद भी माफी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी उनको पकड़ते रहे। उसके बाद हैदराबाद में ऐसा हुआ है, लेकिन पूरे मुल्क में तो हजारों हजारों बच्चे पकड़े गए हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई, उनके बच्चे तबाह हो गए, उनकी औरतें तबाह हो गई, पूरा खानदान तबाह हो गया। क्या हुआ? न कोई माफी हुई, न कोई कॉम्पनसेशन हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमारी कौम ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया इसके खिलाफ। मैं इसके बारे में बहुत बोलता रहा हूं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आती बात कि आप जो है खाली उस बच्चे को 20 साल के बाद 18 साल के बाद निकाल के खुश हो गए, ये काफी नहीं है। उन अफसरों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उन एजेंसियों के खिलाफ भी होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। हमने तो बहुत सी किताबें छाप दी हैं, हु किल करकरे वगैरह इसी के बारे में है कि सब बकवास है, ये सब फ्रॉड है। ये सब हु किल करकरे के अंदर 49 केसेस हैं उसके अंदर, जो कि भगवा दहशतगर्दी के बारे में। किसी को दिलचस्पी है? कोई नहीं, कुछ नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। असल में आपको जड़ तक पहुंचना होगा। मसला जो जड़ तक पहुंचने का, खाली ये तो बाहर से जो है ना वो तो उसको पत्ती को साफ कर दिया, ये काफी नहीं है। जो मसला अगर है जड़ में है तो जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। अगर दीमक नीचे है तो नीचे तक पहुंचना पड़ेगा, खाली ऊपर से मारने से नहीं होता। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम उन अफसरों के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, उस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। अदालत में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, उसमें व्हाइट पेपर शाये करेंगे, जो भी कर सकते हैं। ये सब काम करने को होता है और लोग कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं, तो वहां करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है, उसका असर पड़ता है। वो सोचते हैं कि भाई आगे हम करेंगे तो हमारे खिलाफ जो एक्शन हो जाएगा। वो अफसर जो कि इस तरह फंसाता है, जब वो खुद फंसेगा तो दोबारा नहीं करेगा, उसका साथी भी नहीं करेगा। तो हमने इस मामले में सही तरीके से बिल्कुल जो है संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। कुछ लोगों को छुड़वा लिया, अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी बहुत ही फ्रॉड हुआ है। 2 आदमी को छुड़वाया और 2 आदमी को जेल भिजवा दिया, ये सब हुआ है। ये सब जो मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह से कि भाई तुम मान लो भाई, वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो बेचारा जो है लिख के दे देता है कि भाई हाँ हमने मान लिया। कुछ लोग इसमें बड़े एक्सपर्ट है इस काम में कि अरे मान लो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। लेकिन सजा कम तो हो गई 2 साल या 4 साल, लेकिन वो हमेशा के लिए तो मुजरिम तो हो गया वो, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था उसने। तो ये सब हमारे सिस्टम में खराबियां हैं और उसके बारे में कोई संजीदगी नहीं है, कोई संजीदगी की बात करने को भी तैयार नहीं है। बस खाली जो अखबार में खबर छपवा लो, बस काफी है। सारा जो है पूरा दारोमदार ये है कि हमारी खबर जो है उर्दू अखबार में छप जाए और बस जो है उससे जो है हमारे जो है रास्ते तय हो जाए। अब कुछ कहूंगा तो लोग तकलीफ होगी, लेकिन हकीकत यही है कि हम संजीदा नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रेस रिलीज जारी कर देने के बाद वो पूरी तौर पर एक तरह से अपना ये समझते हैं कि हमने एक बड़ी जिम्मेदारी अदा कर दी, हमने कंडेम कर दिया है, हमने तशवीश का इजहार कर दिया है। और उसके बाद अब हम और इससे ज्यादा, कईयों से तो मेरी बात भी हुई कि भाई इससे आगे और आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? ये इस तरह की बातें कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब खूब करेंगे। जब उनके ऊपर जरूरत पड़ेगी देखिए कैसे करेंगे। तंजीमें बना रखी हैं, वो कागज पे है, क्या फायदा इस तंजीमों का? लग रहा है बड़ा काम हो रहा होगा, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो जो अगर आप सीरियस हैं तो सीरियस तरीके से करना पड़ेगा, जिस तरह से और भी दूसरे काम होते हैं आपके, वो इसको भी सोचिए कि लोगों को बचाना, लोगों की इज्जत को बचाना, लोगों को जेल से बचाना, पूरी कौम के ऊपर जो आफत आई हुई मीडिया के नाम से और दहशतगर्दी के नाम से उसको खत्म करना। तो ये चीज खत्म नहीं हो रही है, एक और शक्ल ले लेती है, एक और शक्ल ले लेती है। जिस तरह से संजीदगी करना चाहिए वो बात हमारी कौम ने दिखाई नहीं, हकीकत है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने मुझे ज्वाइन किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी तरफ से जो कोताही और कमी है कि हम एक के बाद एक वाकया होता जाता है, उसके बावजूद हम उसे पीछे वाले को भूल जाते हैं और फिर नए के इंतजार में बैठे रहते हैं।